लाहौर की एक आम सी सुबह। सड़क पर भारी भीड़ है, शोर है। एक आदमी चुपचाप अपना काम कर रहा है। उसके कपड़े बिल्कुल मामूली हैं, भाषा एकदम लोकल। वो आसपास के लोगों में इस तरह घुला मिला है कि कोई उसे नोटिस तक नहीं कर रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस भीड़ के बीच हर एक सेकंड भारी है। एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द या चेहरे का एक गलत एक्सप्रेशन और खेल खत्म। वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर है, एक ऐसे देश में जहां उसका पकड़े जाना मतलब मौत से भी खौफनाक अंजाम। वो वहां क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। आखिर ये आदमी है कौन? ये कोई लोकल मजदूर या आम इंसान नहीं है जैसा ये इस वक्त दिख रहा है। मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, सिर्फ वो जो सच है। ये कहानी शुरू होती है 1968 में, जब ये इंसान इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस में भर्ती होता है। केरला कैडर। एक नॉर्मल अफसर की तरह उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन सिस्टम को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि ये आदमी रूटीन पुलिसिंग या ट्रैफिक संभालने के लिए नहीं बना है। 1972 आते आते उसे सीधा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में भेज दिया जाता है, और यहीं से वो सरकारी फाइलों और आम दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है, एक ऐसे रास्ते पर जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। जब हम किसी जासूस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में फिल्मों वाले सुपर हीरो आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक अंडरकवर एजेंट सबसे बोरिंग, सबसे आम दिखने वाला इंसान होता है। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर आप अगले ही पल भूल जाएं। और अजीत डोभाल इस कला में मास्टर थे। हाँ, वही अजीत डोभाल। लेकिन इस वक्त वो कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। वो बस एक युवा आईबी ऑफिसर है जिसे एक इम्पॉसिबल टास्क दिया गया है, दुश्मन के घर में जाकर उनके बीच रहना बिना किसी बैकअप के। लेकिन एक इंसान अपनी पहचान पूरी तरह मिटाता कैसे है? डोभाल गढ़वाल से आते थे और वहां के पहाड़ी रिवाज के हिसाब से बचपन में ही उनके कान छिदवाए गए थे। सालों बाद डोभाल ने खुद एक पब्लिक इवेंट में ये वाकया शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि एक अंडरकवर एजेंट के लिए शरीर का एक छोटा सा निशान भी फांसी का फंदा बन सकता है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम की पहचान के साथ वहां रहना और उन छिदे हुए कानों को हर वक्त छुपाना, ये हर रोज की एक खामोश जंग थी। उन्हें सिर्फ अपनी भाषा नहीं बदलनी थी, उन्हें अपने सोचने का तरीका, अपने खाने का ढंग, यहाँ तक कि अनजाने में रिएक्ट करने का तरीका भी बदलना था। उन्हें वो इंसान बनना था जो वो कभी थे ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे अगर किसी भी कमजोर पल में असली अजीत डोभाल बाहर आ गया तो ना कोई उन्हें बचाने आएगा और ना ही उनकी कोई खबर कभी वापस इंडिया पहुंचेगी। ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, ये एक इंसान का खुद को जिंदा दफन कर देने का प्रोसेस था ताकि कोई और रूप ले सके। किताबों और रिपोर्टेड अकाउंट्स के मुताबिक ये 1978 से 1988 के बीच का पाकिस्तान है। जनरल जियाउल हक का दौर, एक ऐसा वक्त जब आईएसआई की ताकत अपने चरम पर थी और पाकिस्तान खामोशी से अपना न्यूक्लियर बम बना रहा था। लाहौर की तंग और पुरानी गलियां, इस्लामाबाद के भीड़ भरे बाजार और कहूता की वो हाई सिक्योरिटी लैब्स जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, इन सब के बीच एक हिंदुस्तानी एजेंट का सरवाइव करना लगभग नामुमकिन था। हवा में हर वक्त शक तैरता था। एक अनजान चेहरा या एक अजीब हरकत सीधा टॉर्चर रूम तक ले जा सकती थी। लेकिन अजीत डोभाल वहां सिर्फ छुपे हुए नहीं थे, वो खुलेआम उन सड़कों पर चल रहे थे। सवाल ये है कि वो ऐसा करते कैसे थे? कोई हाईटेक गैजेट नहीं, कोई हथियार नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोभाल ने कभी एक मोची का रूप लिया, कभी एक भिखारी बनकर सड़कों पर बैठे और कभी एक छोटे व्यापारी की तरह बाजारों में घूमते रहे। एक भिखारी पर कोई ध्यान नहीं देता, एक मोची से कोई सवाल नहीं पूछता। उन्हें वहां के तौर तरीके, परफेक्ट उर्दू और मुस्लिम रिवाजों को इस तरह अपनाना पड़ा जैसे वो वहीं पैदा हुए हों। इसे कहते हैं लो प्रोफाइल सर्वाइवल। और यहीं कानों के छेदन वाली वो बात वापस आती है। जरा रुकिए और सोचिए, आप अपना नाम बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, लेकिन अपने शरीर का क्या करेंगे? डोभाल ने खुद एक बार कबूल किया था कि उन्हें अपनी इस शारीरिक पहचान को छुपाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, बहाने बनाने पड़े, सर्जरी करवानी पड़ी, क्योंकि अगर किसी की भी नज़र उन कानों पर पड़ जाती तो सारा खेल वहीं खत्म था। लेकिन सबसे खौफनाक पल वो नहीं था, वो एक और दिन था।
लाहौर का एक आम सा बाजार। डोभाल एक दरगाह के पास थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। उसकी आंखें डोभाल के चेहरे पर गड़ी थीं और फिर उसने वो सवाल पूछा जो कोई भी अंडरकवर एजेंट अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनना चाहता। तुम हिंदू हो? उस एक पल में डोभाल का दिमाग कितनी तेजी से दौड़ा होगा। आसपास भीड़ थी। एक गलत जवाब, एक हल्की सी घबराहट और भीड़ उन्हें वहीं जिंदा नोच लेती। एक पब्लिक इवेंट में डोभाल ने यह वाकया खुद शेयर किया था। उन्होंने उस बूढ़े से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं, मैं मुस्लिम हूं। लेकिन वो बूढ़ा नहीं माना। वो डोभाल को अपने साथ एक छोटे से कमरे में ले गया, दरवाजा बंद किया और फिर उसने अपनी कहानी बताई कि वो खुद एक हिंदू है जो सालों से अपनी पहचान छुपाकर वहां रह रहा है। उसने डोभाल को पहचाना क्योंकि उसने वो कानों के छेद देख लिए थे। उसने डोभाल को सिर्फ एक सलाह दी, इन्हें छुपा लो वरना मारे जाओगे। वो दरवाजा खुला, डोभाल बाहर आए, जिंदा। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये मौत के साथ एक आमने सामने की मुलाकात थी। और ऐसी मुलाकातें वहां हर रोज होती थीं। इन सब खतरों के बीच इतने साल दांव पर लगाकर हासिल क्या हुआ? रिपोर्ट्स और किताबों के मुताबिक जो जानकारी उस वक्त वहां से हिंदुस्तान पहुंची, उसने बहुत कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सबसे क्रिटिकल इंटेलिजेंस वहीं से आई थी। ISI के ऑपरेशंस, उनकी अंदरूनी प्लानिंग, सब कुछ। लेकिन अगर आप आज सरकारी फाइलों में ये सब ढूंढने जाएंगे तो आपको एक भी कागज नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ऑपरेशंस पूरी तरह क्लासिफाइड है। कोई डीक्लासिफाइड प्रूफ मौजूद नहीं है। और ईमानदारी से कहूं तो सबसे गहरे सच की कोई रसीद नहीं होती। लेकिन 1988 में एक चीज जरूर हुई जो पूरी तरह कंफर्म है, ऑफिशियल है। अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। सरकारी साइटेशन में साफ लिखा था, एंटाइसिंग टेररिस्ट्स, एग्जेम्पलरी करेज, आतंकियों को जाल में फंसाना और बेमिसाल बहादुरी। ये भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है जो आमतौर पर सिर्फ सेना के जवानों को मिलता है। किसी पुलिस या IB अफसर को इसका मिलना अपने आप में एक इतिहास था। भले ही सरकार पाकिस्तान का नाम ना ले, लेकिन ये मेडल खामोशी से चीख रहा था कि इस आदमी ने कुछ ऐसा किया है जो आम इंसानों की समझ से बाहर है। और फिर वो लौट आया। कैसे? किसी बॉर्डर को चुपचाप पार करके, किसी फर्जी पासपोर्ट पर फ्लाइट लेकर, या रातों रात बस अंधेरे में गायब होकर, कोई नहीं जानता। किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस वापसी का कोई जिक्र नहीं है। कोई थ्रिलर फिल्म वाला चेस सीक्वेंस नहीं हुआ, कोई गोलियां नहीं चली। और यही इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा है। कोई ड्रामा नहीं। वो इंसान जो सालों तक दुश्मन के घर में एक साया बनकर रहा, वो बस वापस आ गया और किसी को कुछ नहीं पता चला, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। 1968 में केरल कैडर का एक आम सा दिखने वाला IPS ट्रेनी वक्त का पहिया घूमता है और 2014 आते आते वही इंसान इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बन जाता है। जरा सोचिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश की सुरक्षा के लिए उसी आदमी को चुना जिसने अपनी जिंदगी के 7 साल दुश्मन के घर में उनके ही बीच बैठकर गुजारे थे। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। जब हम न्यूज में ये सब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये रातों रात लिए गए बड़े फैसले हैं, लेकिन इन ऑपरेशंस के पीछे उसी इंसान का शांत दिमाग चल रहा होता है जिसने लाहौर की सड़कों और इस्लामाबाद के बाजारों में मौत को बहुत करीब से महसूस किया है। अजीत डोभाल। आज दुनिया उन्हें भारत के सबसे बड़े धुरंधर और मास्टरमाइंड के नाम से जानती है, लेकिन उनकी असली पावर उनके आज के पद से नहीं आती। वो पावर आती है उन गुमनाम सालों से जो उन्होंने एक साया बनकर बिताए। आज भी वो आदमी दिल्ली के सबसे सिक्योर और पावरफुल कमरों में बैठता है, देश के सबसे बड़े फैसले लेता है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ, उस बंद कमरे में बैठे कितने लोग असल में ये जानते हैं कि वो आदमी अंदर से क्या है, और कितने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर ये वीडियो आपको सच में पावरफुल लगा तो इसे हाइप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।